नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। एपिसोड 161, अधिराज का इजहार आई लव यू मिसेज राजावत। अब आगे अधिराज आरू को अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। उसका इस समय खून खौल रहा था। आरू जो खुद को मजबूत दिखा रही थी वह फफक कर रो पड़ती है। वही वैभव जब अंदर आता है और आरू को ऐसे देख वह अपनी कोट निकाल आरू को कवर कर देता है। अधिराज वैभव से बोलता है, इसे लेकर घर पर चलो। ये बोल उसे खुद से दूर करने को होता है पर आरू उसे नहीं छोड़ती। ये देख वैभव बोलता है, अधिराज तू आरू को लेकर घर पर जा, उसे तो हम भी देख सकते हैं। आरू मेरी भी बहन है। अधिराज को आरू के सामने कुछ भी ऐसा चीज ना बोलने का रिक्वेस्ट करता है। अधिराज आरू को अपनी बाहों में उठाकर वहां से लेकर निकल जाता है। अब तक राजावत फैमिली और ग्रेवाल फैमिली में ये सारी बातें सबको पता चल चुकी थी कि आरू का किडनैप हुआ है। रचना की आंखें इस समय नम थी और वह इस समय राजावत हाउस में ही थी। वह सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। वहां सभी लोग परेशान थे। यदि कोई नहीं था तो राधिका भैरव के साथ कहीं जा चुकी थी। वही अचानक बाहर गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकते ही रचना भी उठकर खड़ी हो जाती है। सौम्या भी वहीं पर थी। तभी गाड़ी रुकने की आवाज से सभी लोगों की नजर उस तरफ जाती है तो अधिराज आरू को अपनी गोद में लेकर अंदर आता है। आरू को ऐसे देख रचना तुरंत उसकी तरफ बढ़ती है पर अधिराज अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा चुका था। रचना के कदम वहीं पर ठहर जाते हैं पर वह फिर भी नहीं मानती और वह अधिराज के पीछे चली जाती है। सभी लोग उठते हैं तभी दादी बोलती है, अभी आप सभी लोग यहाँ बैठिए और रचना को जाने दीजिए, उनसे मिलने हम सुबह भी मिल लेंगे। सभी को दादी की बातें सही लगती है। वही शिल्पा मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, अच्छा हुआ अब सुबह देख तेरे इज्जत का तमाशा न बनवाया तो मेरा भी नाम शिल्पा नहीं। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। यदि वह कुछ बोलेगी तो सभी उसको चुप करा देंगे पर उसने कुछ तो सोचा था। वह क्या वह आने वाले समय में ही पता चलने वाला था। आरू को रूम में ले जाता है और बेड पर बैठाता है तो आरू अब भी अधिराज को नहीं छोड़ रही थी। तभी अधिराज की नज़र डोर पर खड़ी रचना पर जाती है। रचना उसे उम्मीद से देख रही थी कि वह कमरे में जाए या ना जाए पर अधिराज उन्हें कुछ नहीं कहता तो वह अंदर जाती है। आरू की नज़र जैसे ही रचना पर पड़ती है वह मम्मा कहकर रोने लगती है। रचना आरू को अपने सीने से लगा लेती है। आरू रोते हुए बोलती है, वह दोनों बहुत बुरे थे माँ, बहुत बुरे। ये बोल वह रोने लगती है। अधिराज वहां से उठता है और रचना को देखकर कहता है, आरू के साथ रहिएगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोल जाने को होता है कि आरू उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देख अधिराज झुककर उसके माथे को चूम बोलता है, बस मैं थोड़ी देर में आया और बाहर निकल कार में बैठ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ही वह उस जगह पर पहुंचता है जहां पर जाने की उसे बेताबी थी। वह जाता है तो बाहर खेत गाँव अपना सिर झुकाकर अभिवादन में एक तरफ हो जाते। अधिराज अंदर जाता है तो दो लोगों को उल्टा लटकाया गया था। वैभव ने अच्छी खासी उन दोनों की खाल उधेरी थी और वहीं पर बैठा हुआ था। वैभव जो आज तक इन खून खराबे से बहुत दूर रहना चाहता था पर आज अपनी बहन को इस हालत में देख एक भाई का खून खोलना तो लाजिमी था। वही अधिराज जैसे ही अंदर जाता है और उसके इशारे से उन दोनों की रस्सी को छोड़ दिया जाता है जिससे धम्म से दोनों गिर जाते हैं। सामने खड़े अधिराज को देख डर से कांपते हुए बोलते हैं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम ये बोलता ही है कि अधिराज वही चेयर पर बैठ उसके मुंह पर अपने पैर को जोर से मारते हुए बोलता है, माफ तुझे कर दूं। जिसके आबरू को तूने छूने की कोशिश की वह मेरी थी और तूने उसे गंदा करना चाहा और तू कह रहा है मैं तुझे माफ कर दूं। माफी अधिराज की डिक्शनरी में है ही नहीं। ये बोल उसके बाल पकड़ कर उठाते हुए बोलता है, बहुत शौक है ना तुझे सभी की जिंदगी से खेलने की। यह बोल एक जोर से वार उसके मुंह पर करता है जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है। अधिराज उसका जबड़ा पकड़कर बोलता है, और जब तूने उसे छूने की कोशिश कर ही चुका है तो फिर क्यों ना तुझे तेरी ऐसी सजा दी जाए। ये बोल रोनित के उस हाथ पर दबाता है जिस पर उसकी अभी भी गोली लगी थी। रोनित दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी अधिराज किसी राक्षस की तरह हंसते हुए बोलता है, तेरी मौत तुझे ऐसी दूंगा कि तेरी मौत को देख और सुनकर भी लोग दहल जाएंगे और लोगों को किसी लड़की को छूने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे कि उनका भी हाल ऐसा हो सकता है। ये कह वह एक चाकू का तेज धार उसके ऊपर करता है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। अधिराज इतने पर ही नहीं रुकता, तब तक दोनों को मारता है जब तक कि उसे संतुष्टि नहीं मिल गई। तो ही वैभव जो अपनी आंखें हमेशा बंद कर लेता था पर आज उसकी आंखें बंद नहीं थी क्योंकि आज जो अधिराज कर रहा है वह खुद करना चाहता था। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि उसकी बहन को उन्होंने छुआ था, बात ये थी कि न जाने इन्होंने कितने लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा बर्बाद की थी। जब अधिराज उन दोनों को मार शांत हो जाता है तो अपना सिर चेयर से टिका लेता है और आंखें बंद करता है तो उसे आरू का आंसू भर चेहरा दिखता है। वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है, जो भी तुझे दर्द और तकलीफ देने की कोशिश करेगा उसका मैं यही हश्र करूंगा। ये बोल वह अचानक जोर जोर से हंसने लगता है जो उसे किसी डेविल का रूप दे रहा था। कुछ देर के बाद अधिराज शिव की तरफ घूमता है जो एक कोने में चुपचाप ये सब देखते हुए खड़ा था। अधिराज को खुद की तरफ देखते देख वह उसके पास जाकर किसी रट्टू तोते की तरह बकने लगता है जैसे उससे अंदाजा थी कि अधिराज क्या पूछेगा। शिव उसे देखते हुए होता है, सारा सबूत क्लियर है। ये सुन अधिराज वहां से उठता है और एक नज़र वैभव को देख वहां से निकल जाता है। बाहर जाता है तो अचानक बाहर बारिश होने लगती है।
बारिश के होने से चेहरे पर और हाथों में सने खून उसके शरीर से गिरने लगते हैं। वह वहीं खड़ा हो जाता है और आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करता है तो उसे आरू का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। वह खुद से कहता है, जो मैं कभी नहीं चाहता था वह हुआ। आज तुझे खोने दर से कांप गया मैं। तेरी बेरुखी मुझे तकलीफ देती है, तेरी दूरी मुझे दर्द देती है। तुझे ना देखूं तो यह आंखें तरस सी जाती है, तेरी बातें ना सुनूं तो कुछ अधूरा सा लगता है, तुझे महसूस ना करूं तो चैन नहीं आता है। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी से बेइंतहा इश्क करूंगा, पर मुझे फिर से यह महसूस हुआ। यह एक अलग से एहसास है और यदि यह एहसास प्यार है तो हाँ, मेरी वाइफ ही है मुझे तुझसे प्यार, बेइंतहा प्यार। यह बोल अपने हाथ बारिश में फैलाकर बोलता है, आई एम इन लव, आई लव यू मिसेज राजावत, आई लव यू। और यह बोलते हुए उसकी आवाज उस बरसात और उस शांत माहौल में गुंज जाती है। वही उसके पीछे खड़ा वैभव और शिव दोनों ही अधिराज को देख रहे थे। वही वैभव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, तो वही शिव के चेहरे पर थोड़ी मिक्स भाव। वह खुद से कहता है, क्या उसके सामने आने के बाद भी तू उसे प्यार कर पाएगा? यह उसके मन में एक सवाल था। वैभव अपने चेहरे घुमाकर शिव को देखता है और उसके चेहरे पर इस तरह के भाव देख वह भी शांत सा हो जाता है। शायद ऐसे माहौल में शिव के ऐसा चेहरा देख उसे भी शिव की ही सवाल मन में दौड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंदन में अस्पताल में बैठी रावी एकटक सामने देख रही थी। रावी होश में आ चुकी थी। वह एकटक सामने दीवार को घुरे जा रही थी, उसे एक दांत चेक कर रहा था। वही सामने सोफे पर बैठी राधिका पैर पर पैर चढ़ा रावी को ही देखे जा रही थी। जब डॉक्टर चेक उसे कर लेता है तो वह राधिका को तरफ देखकर जाते हुए बोलता है, शी इज फाइन। ये बोल वह चला जाता है। वही राधिका उठकर खड़ी होती है। रावी अपनी नजर घुमाकर उन्हें देखती है और उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं। राधिका रावी के पास जाती है और उसे देखते हुए बोलती है, मेरे हिसाब से तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, हम बातें बाद में भी कर सकते हैं। ये बोल उसे देख राधिका वहां से जाने के लिए मुड़ती है। तभी रानी नम आंखों से बोलती है, राज। ये सुनते ही राधिका एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ मुड़कर बोलती है, तुमने तो राज को खत्म कर दिया था, अब वह सिर्फ अधिराज है। ये सुनते ही रावी की आंखें नम हो जाती है। राधिका कुछ कहती उससे पहले ही रवि बोलती है, माँ मुझे घर चलना है। ये सुन राधिका की आंखें कठोर सी हो जाती है और वह उसे देख बोलती है, मेरे हिसाब से अभी तुम्हें पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। ये बोल उसे आराम करने का बोल वहां से चली जाती है। वही रावी अपना सर बैग से टीका लेती है और आंखें बंद कर खुद से कहती है, मुझे पता है राज आप हमसे बहुत नाराज होगे, पर मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी सारी। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम सी हो जाती है। वीर राधिका वहां से निकल कर एल्विस के केबिन में जाती है और जाकर चेयर पर बैठते हुए ही बोलती है, मैंने जो कहा था तुमने वह काम किया। ये सुनते ही एल्विस हाँ में सिर हिला उनके सामने लैपटॉप कर देता है। उनके सामने उस दिन की फोटोज थी जिस दिन एल्विस ने ये डिमांड की थी कि अधिराज वहां पर आया था। राधिका खुद को कंट्रोल कर बार बार सीसीटीवी कैमरे पर कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। वह उस दिन की फोटोज देख रही थी जब कोई लड़का रावी के कमरे में जाता है, उस समय उसकी बैक कैमरे से दिख रही थी, क्योंकि किसी के भी वार्ड में कैमरा नहीं था। तभी कुछ देर बाद वह लड़का वहां से बाहर निकलता है। अचानक राधिका उसे रोकते हुए उसे जूम कर देखने लगती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए उनके हाथ हल्के से कांप जाते हैं और उनके आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क जाता है, पर वह बड़ी सहजता से छुपा लेती है और एल्विस की तरफ देखकर बोलती है, मुझे पता करना है कि यह इंसान कौन है। ये सुनते ही एल्विस हैरानी से बोला, तो क्या यह अधिराज नहीं है? ये सुनते ही राधिका थोड़ी कड़क लहजे में, यह अधिराज नहीं है, ये कौन है इसके बारे में बाद में बताऊंगी, पर इस बारे में तुम अधिराज को कुछ नहीं बताओगे और मुझे इस इंसान की डिटेल चाहिए। यदि यह इंसान दोबारा यहाँ आता है तो पहले तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे। ये सुन एल्विस हाँ में सिर हिला देता है। सवाल तो उसके मन में बहुत है पर वह पूछ नहीं सकता था, क्योंकि वह जानता था सामने वाली औरत उसे कुछ नहीं बताने वाली। तभी केबिन में भैरो इंटर करता है। राधिका उसे देखती है तो भैरो के चेहरे पर परेशानी देख पूछती है, क्या हुआ है? ये सुनते ही भैरो उन्हें जो बताता है, राधिका तुरंत उठकर खड़ी होती है और वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात काफी हो चली थी। अधिराज जब घर के अंदर इंटर करता है तो सीधे अपने कमरे में जाता है। कमरे में देखता है कि रचना बिस्तर पर बैठी थी और आरू उसके गोद में सर रखी हुई थी। अधिराज को वहां देख रचना तुरंत उठकर खड़ी हो धीरे से आरू का सर तकिया पर रख देती है और अधिराज के सामने चली जाती है और उसके सामने अचानक हाथ जोड़ लेती है। ये देख अधिराज उन्हें देखने लगता है तो रचना बोलती है, थैंक यू, आज तुम ना होते तो ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या कुछ हो जाता। बहुत नादान और मासूम है, खुद को बहुत मजबूत दिखाती है पर उतनी ही दिल के साफ है। अगर आज तुम समय पर ना आए होते तो न जाने उसके साथ वह उसके आगे कुछ कहती हूँ। तभी अधिराज उनके जोड़े हुए हाथों को पकड़ लेता है तो रचना उन्हें देखती है तो अधिराज कहता है, आरू सिर्फ आपकी बेटी नहीं मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ को बचाना मेरा फर्ज है, तो इसमें मैंने आपका कोई एहसान नहीं किया। ये सुन रचना उन्हें देखती है तो अधिराज बोलता है, उसे छूने और उसे देखने वालों का वह हश्र करूंगा, कभी जिंदगी में कोई उस पर नजर नहीं उठा पाएगा। ये बोल रचना को देख बोलता है, आप निश्चित होकर जाए और आराम करें। रचना कुछ नहीं कहती, फिर उसे अधिराज का ये सब कहना अच्छा लगता है और वह नम आंखों से हाँ में सिर हिलाती है और वहां से निकल जाती है।
वही अधिराज की नज़र सोते हुए मासूम से आरू के चेहरे पर पड़ता है, जिसके बाल इस समय खुले थे। आरू इस समय एक शर्ट पहनी हुई थी। रचना ने आरू के कपड़े चेंज करवाए थे क्योंकि आरू तो सिर्फ रोए जा रही थी। वही अधिराज उसके पास जाता है और उसके चेहरे पर हाथ रख उसे गौर से देखने लगता है और उसके मासूम से चेहरे को देख उसके माथे को चुम उसे खुद के करीब खींच उसे अपने सीने से लगा लेता है। वहीं आरू नींद में ही अधिराज के आगोश में चली जाती है। अधिराज उसके खुद में समेटे हुए बोलता है, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आई लव यू जान, आई लव यू। एपिसोड 162। कौन इतना हैवान है जो इतना बेदर्दी से मार रहा है। अब आगे। अगली सुबह जब आरू की नींद में कसमसती है तो अचानक उसके सामने वही मंजर दौड़ने लगता है, जब वह इंसान पूरी तरह से उसके ऊपर था और वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये होते ही अचानक आरू के चेहरे पर पसीना आ जाता है और वह चिल्लाने लगती है, दूर हटो मुझसे, मैंने कहा ना, मुझसे दूर हटो। ये बोल वह हाथ पैरे फेंकने लगती है। तभी अचानक उसकी चीख सुनकर अधिराज जो वॉशरूम में था वह बाहर आता है और आरू को ऐसे देखकर उसके पास जाकर वह आरू के गाल पर हाथ रखते हुए बोलता है, आरू आरू ओपन योर आइज। लगातार अधिराज से बोलता रहता है जिससे आरू धीरे से आंखें खोलती है तो उसके चेहरे पर पूरे पसीने से भींगे थे। वह तुरंत जाकर अधिराज के सीने से लग जाती है। आरू के दिल की धड़कन काफी बड़ी हुई थी। उसके हाथ अधिराज की खुली हुई बॉडी पर कश्ती चली जाती है। अधिराज वॉशरूम से जल्दी जल्दी में सिर्फ टॉवल पहनकर ही आ गया था। वही आरू को इतना प्यार करते देख उसकी आंखें गुस्से से फिर से लाल होने लगती है। तभी खुद को कंट्रोल कर उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। अधिराज की आवाज सुन आरू खुद को नॉर्मल करती है और उसे देख बोलती है, डेविल आरू को बहुत डर लग रहा है। ये सुनते ही अधिराज बोलता है, आरू तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वह सब कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आएंगे। ये बात अधिराज कुछ इस तरह बोलता है कि आरू अपना सर उठा उसे देखने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह अधिराज के कितने करीब है और अधिराज ने इस समय शर्ट भी नहीं पहने हुए हैं। ये देख वह उससे थोड़ी दूर हो जाती है। पहले तो अधिराज को समझ नहीं आता और जैसे ही सब हो जाता है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह आरू को अपने गोद में बैठा लेता है और अपनी आंखें नीचे की हुई उसके सीने पर कर रख लेती है। तभी अधिराज बोलता है, अपने पति से इतनी शर्म। पर आरू कुछ नहीं बोलती। अब अधिराज ने तो आरू को खुश करने की कोशिश की पर उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह इस लड़की को कैसे खुश रखे। तभी वह आरू का चेहरा अपने सीने से ऊपर करती है तो उसकी आंखें नम देख वह उसे थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, आरू मुझे तुम्हारी आंख में आंसू बिल्कुल नहीं चाहिए, जाओ और जाकर सावर लेकर आओ, हम साथ में चलते हैं नीचे नाश्ता करने के लिए। ये सुन आरू उठाती है और चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है। अधिराज देख सकता था कि आरू अंदर ही अंदर कितनी तकलीफ में है, वह किसी से कुछ कह नहीं पा रही है। वॉशरूम में जा अभी तक आरू जो कब से अपने आंसू को रोक रखी थी वह आंसू बाहर निकल जाते हैं। वह इसलिए थी कि इन सब के बावजूद अधिराज उससे कितने प्यार से बात कर रहा था। वही आरू की नज़र अपने गर्दन पर जाती है तो उसे वह हल्के निशान दिखते हैं और उसे याद आता है कि वह इंसान कैसे उसके गर्दन को चूम रहा था। यह महसूस होते ही वह अपने गर्दन को रगड़ने लगती है और तुरंत शॉवर का पानी को ऑन कर और जोर से पानी के साथ रगड़ने लगती है, जैसे उसे इंसान के छुवन को खत्म कर देना चाहती है। वही ऐसा करते हुए लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह वहीं पर धम्म से बैठ जाती है और रोने लगती है। लगभग आधे घंटे बाद आरू एक बाथरोब लपेट बाहर आती है। तभी उसकी नज़र अधिराज पर जाती है जो इस समय अपनी टाई ठीक कर रहा था। वह आरू को बाहर आता देखता है। बॉडी उसकी भीगी हुई थी। उसकी नज़र उसके चेहरे पर जाती है और उसके लाल आंखें देख वह समझ जाता है कि आरू रोई है। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है पर वह खुद को कंट्रोल कर आरू को पकड़कर आईने के सामने खड़ा कर एक टॉवल लेकर उसके चेहरे को पाछने लगता है। चेहरे को पाछने के बाद वह उसके बालों को सुखाता है। उसके बाद वह आरू को पीछे से अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आरू तो बस एक टक अधिराज को और अधिराज के इस प्यार भरे माहौल को महसूस कर रही थी। अधिराज उसे बिना कुछ कहे ही उसे यह एहसास दिला रहा था कि वह आरू के साथ है और आरू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और अधिराज के सीने पर सर रख लेती है। अधिराज को आरू का ऐसा चुप रहना अच्छा नहीं लग रहा था पर फिर भी वह इस समय कुछ भी ज्यादा नहीं बोलता। वह आरू को खुद की तरफ करता है, उसके माथे को चूमता है और बोला, जाकर ड्रेस चेंज कर लो या फिर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी ड्रेस चेंज करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरू जैसे ही यह सुनती है अपनी नजरें झुकाकर मुस्कुरा देती है और फिर क्लोजेट रूम में चली जाती है। उसके जाते ही अधिराज की आंखें फिर से सख्त हो जाती है। वह अपने फोन को उठा किसी को कॉल करता है और कॉल करते हुए बोलता है, मैंने जो कहा था वह हुआ। ये सुनते ही उधर से आवाज आती है, जी बॉस। वही अधिराज क्लोजेट रूम की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें मैं तुम्हारे तकलीफों से आज़ाद भी करूंगा और तुम्हें पहले जैसा देखने भी चाहता हूं क्योंकि मुझे वह आरू पसंद है, ना ही इतनी कमजोरी वाली। कुछ देर बाद आरू नीचे जाती है। आरू के नीचे जाते ही सभी उसे अपने आसपास ले लेते हैं। दादी उसके माथे को चुम बोलती है, हमें पता था आप बहुत हिम्मत वाली है, आप तो कुछ गुंडे को आसानी से पीट सकती है। ये सुन आरू मुस्कुरा देती है। घर के सभी लोग उससे बड़ी प्यार से बात कर रहे थे। तभी सभी की नज़र टीवी पर जाती है जिसे विक्रम चेंज कर रहे थे। तभी सामने चल रहे न्यूज़ को देख सभी हैरान और शॉक भी होते हैं पर सबके भाव अलग थे। पर आलू की आंखें तो इस समय चौड़ी हो गई थी, सामने न्यूज़ में चल रही थी
टीवी में एंकर बोली, तो रजत मिश्रा आप क्या कहना चाहते हैं? आज के इंसिडेंट में आखिर किसका हाथ है? आखिर आपके बेटे ने ऐसा क्या किया था जिसकी इतनी बुरी मौत हुई है? कुछ लोग रजत मिश्रा के घर पर थे। रजत मिश्रा रोनित और रोहन के पिता थे, जो अब काफी दिवालिया हो चुके थे। वही रजत मिश्रा मीडिया से बच रहे थे, तभी एक एंकर आकर बोलता है, आपके बेटे को किसी ने इतनी बेरहमी से मारा है। पता चला उसके खिलाफ कई सारे सबूत भी मिले हैं। आपके बेटे न जाने कितनी लड़कियों के साथ दरिंदगी किए थे, जिसका कंप्लेंट पुलिस थाने भी गया था। आपने अपने पावर से उन सभी केस को दबा दिए थे, पर रजत मिश्रा उन सभी से बचते बचाते वहां से कार में बैठ निकल जाते हैं। तभी एक एंकर बोलता है, रजत मिश्रा जिनके बेटे रोहन और रोनित एक समय ये प्लेबॉय माने जाते थे, पर उनके खिलाफ कितनी सारी सबूत मिला है। उसमें उन्होंने कितने लड़कियों के साथ बलात्कार, जबरदस्ती, किडनैपिंग का केस भी शामिल था, पर पावर में इन सभी केस को दबाया गया था। पर आज किसी ने इस केस को रीओपन किया है। कहा नहीं जा सकता कि इन दोनों को आखिर किसने मारा है, पर जिसने भी मारा है बेहद बेदर्दी से मारा है। ये बोलते हुए वह पुलिस के पास जाती है और वहां पर दरोगा कोई और नहीं शिंदे था। उसको देख वह एंकर बोलती है, तो मिस्टर सीधे एक और मर्डर, और आप पिछले कई मर्डर का केस सुलझा नहीं पा रहे हैं और एक नए मर्डर केस, आप इस मैटर में क्या कहना चाहेंगे? ये सुनते ही शिंदे बोलता है, हमें इस केस के बारे में पता चला, और रही बात केस कितनी भी क्रिटिकल हो, पर कानून कोई अपने इस तरह हाथ में नहीं ले सकता। हम उस इंसान को भी सजा देंगे जिसने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की और पुलिस कार्यवाही में दखलंदाजी की। ये सब सुन राजावत सभी सॉफ्ट थे, शॉक्ड। इसलिए रजत मिश्रा एक समय राधिका का बिजनेस पार्टनर था, जिसे राधिका ने अपने बिजनेस से हटा दिया था आरू के साथ बदतमीजी करने पर। रजत अपने बिजनेस को संभाल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से दिन पर दिन दिवालिया होता जा रहा था। पर वही आरू जो फोटो बार बार रोनित और रोहन की टीवी पर चल रही थी, उसे देखे जा रही थी, पर उसके आंखों में कोई भाव नहीं थे, जैसे उसे इन दोनों के मरने और जीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। बात सिर्फ उसकी नहीं थी, अभी जो उसने सुना, उन्होंने न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया था। वही सीढ़ी पर रेलिंग से हाथ टिकाए उसे न्यूज़ आरू को देख एक सुकून की सांस लेते हुए अधिराज देख रहा था। अधिराज बेहद जुनूनियत भर लहजे में बोलता है, तुम्हें तकलीफ देने वालों की ऐसी ही सजा होगी। तुम्हारे चेहरे पर जो भी दर्द देने की कोशिश करेगा वह इस दुनिया में भी कभी नहीं दिखेगा। यह मेरा खुद से प्रॉमिस है। वहीं दूसरी तरफ वैभव, सौम्या, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सामने इस तरह का नजारा देख रचना बोलती है, आखिर कौन इतना हैवान हो सकता है जो इतना बेदर्दी से किसी को मारा हो? ये सुनते ही बगल में बैठी सौम्या बोलती है, पर माँ, चाहे किसी ने भी मारा हो, पर ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वैभव के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह खुद से कहता है, आज मुझे विश्वास हो गया अधिराज, तू सच में आर से प्यार करता है। तूने इस मैटर को ऐसे सबके सामने किया कि आरू को भी दर्द को हल्का किया जा सके और इस केस में लोग उलझे रहेंगे और असली कातिल तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। मन ही मन अधिराज की तारीफों की पुल को बांध रहा था। एपिसोड 163, एसीपी और अधिराज का टशन, हनीमून पार्टी। अब आगे रचना वैभव को कहीं गुम होते देख रचना आवाज लगाती है, वैभव क्या हुआ, कहाँ खोए हो? आजकल देख रहे हैं खाना खाते समय तुम्हारा ध्यान कहीं और ही होता है। ये सुन वैभव को ध्यान आता है तो वह उसे देखते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है माँ। तभी रचना बोलती है, सुनो ना, मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हारी जब से शादी हुई है तब से तुम और सौम्या कहीं गए नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को हनीमून पर जाना चाहिए? हनीमून? ये सुनते ही वैभव सौम्या को देखता है, जो हनीमून नाम सुनते ही शर्मा सी जाती है और वह उठने को होती है। तभी बगल में बैठे वैभव उसका हाथ पकड़ उसे नीचे से बैठाते हुए बोलता है, माँ, ये बात आप अपनी बहू से पूछे, हमने तो उसे कहा चलो चलते हैं, पर इसी ने कहा कि लोग क्या सोचेंगे। ये सुन सौम्या उसे घूरने लगती है, क्योंकि बात सिर्फ माँ की नहीं थी, बात यह थी कि उसके बगल में ब्रिजेश जी, अमित और यहाँ तक कि राजन जी भी थे। ये देख सब सुन मुस्कुरा रहे थे। वही सौम्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी रचना बोलती है, सौम्या, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे हिसाब से घूमने फिरने जाना चाहिए। ये सुनते ही बगल में बैठी बरखा बोलती है, माँ, घूमने तो आरू को भी जाना चाहिए। ये सुनते ही रचना को आरू का ख्याल आता है और वह कहती है, जाना तो चाहिए बेटा, पर उन दोनों का रिश्ता कैसा है मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है और अधिराज पर मेरा कोई बस नहीं। ये बोलते हुए वह मायूसी हो जाती है। तभी वैभव उनका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, ऐसी क्यों बातें कर रही है माँ, और रही बात हनीमून पर जाने की तो हम जल्दी जाएंगे, कंपनी का काम है उसे देख लेते हैं, और वैसे भी आपकी बेटी और बहू दोनों ही उस कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है, कम से कम उसे तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये सुन रचना हाँ में सर हिला देती है। तभी सौम्या वैभव का हाथ ढीली पाकर वह तुरंत वहां से उठकर निकल जाती है। ये देख वैभव के चेहरे पर स्माइल थी। तभी वैभव बरखा को भी जाते देख रचना से बोलता है, माँ, वैसे बरखा की भी तो उम्र हो गई है ना शादी की, आरू तो बरखा से 2 साल छोटी है, पर उसकी शादी हो गई, हमें बरखा के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। और उसके साथ लता का भी। लता जो किचन से सभी को गर्मा गर्म रोटी परोस रही थी और अब खुद थाली लेकर उनके बगल में बैठते हुए बोलती है, भैया ऐसा है ना, आप अपनी राय अपने पास रखो, मैं काकी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और रही बात बरखा की तो बरखा के लिए आप लड़के देख सकते हो, क्योंकि मैं तो यहीं पर रहने वाली हूँ। ये सुनते ही रचना उसे घुरते हुए बोली, पर मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी भेजने की तैयारी करूंगी।
ये सुन लता मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे किसी भी तरह भेजो, मैं तो आपसे जोक की तरह चिपक के आपके साथ पूरे बुढ़ापा तक रहूंगी। ये सुन सभी बस मुस्कुराते रह जाते हैं, पर रचना ने बहुत कुछ सोच रखा था। दोपहर का वक्त, राजावत विला। अधिराज अब तक ऑफिस जा चुका था। आरू अपने रूम में बैठी थी और उसके सारे चिल्लर दोस्त उसके आसपास थे, क्योंकि कोई भी आरू को छोड़कर कहीं नहीं गया था और वह मायूस थी। यह प्रियांशु जो कब से घूर रहा था, वह आरू का हाथ पकड़कर बोला, आरू चल हम सभी शॉपिंग पर चलते हैं। ये सुन आरू बोलती है, मुझे कहीं नहीं जाना। ये सुनते ही श्रुति एक नज़र उसे देखते हुए बोलती है, आरू मुझे लगता है तू उन दो छठे बदमाशों को से डर गई। तू भूल मत तू कौन है, तू बॉक्सिंग चैंपियन है और तू किसी अच्छे अच्छे को धूल चटा सकती है। श्रुति आरू की बखान करती जाती है। इस बात से अनजान कि आरू को पहली बार अपने बॉक्सिंग चैंपियन होने के बाद भी खुद को इतना कमजोर देखा था। उसकी आंखें नम हो जाती है और वह रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुन सभी शांत हो जाते हैं। प्रियांशु जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है तो आरू उसके बाहों में छुपते हुए रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, प्रिय तू तो हमेशा कहता था ना कि तू मेरे साथ रहेगा, तो फिर तू कहाँ चला गया था। ये सुनते ही प्रियांशु बोलता है, मैं कहीं नहीं गया था बेवकूफ़, तू गई थी और तू ही मेरे भाई से शादी कर ली। अभी भी वक्त है, तू उन्हें छोड़कर मेरे पास आ जा। हम दोनों शादी करके हमेशा एक दूसरे के पास रहेंगे और 2-4 बच्चे पैदा करके खूब मस्ती करेंगे। ये बात भी प्रियांशु रोते हुए उससे बोलता है, जिससे आरू उसे देखते हुए बोलती है, कमीना इंसान, यहाँ मैं तुझे अपनी दुख भरी कहानी सुना रही हूँ और तू मेरी ही खिल्ली उड़ा रहा है। ये बोल उसे तकिए से मारने लगती है। वही प्रियांशु हंसते हुए लोटपोट हो रहा था और खुद को तकिए की मार से बचाते हुए बोलता है, क्या कर रही है, मुझे लग रही है। ये सुनते ही आरू बोली, मैं भी तो इसलिए मार रही हूँ ताकि तुझे लगे। इन सब के बीच में आरू का भी मूड एकदम खिल गया था, इसलिए तो प्रियांशु ने ये सब किया था। वही प्रीता अपने हाथ में कुछ स्नैक्स और बरखा हाथों में कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं और कुछ ही देर में सभी वहां बैठकर खाने और पीने लगते हैं। आरू भी एक बार सभी को देखते हुए मुस्कुरा देती है। वही अधिराज अपने केबिन में बैठे लैपटॉप में ये सब देख रहा था। उसका कमरा जो सिर्फ उसका था, अब पूरे लोगों से भर चुका था। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके कमरे में आने की, पर आरू ने सब कुछ जायज कर दिया था। पर आज उसे इस बात की नहीं उम्मीद थी कि सब उसके कमरे में है। उसे तो ये दिख रहा था कि उसकी वाइफ को कोई बड़ी खुशी नहीं, अपने दोस्तों में ही उसकी खुशी थी। उसकी हंसी उसके प्योरिटी यह एहसास दिला रही थी। पर उसकी आंखें तब छोटी हो गई थी जब प्रियांशु और आरू दोनों ही एक दूसरे से चिपक कर लड़ रहे थे, और इतना ही नहीं, आरू उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। इस समय सभी लूट मार कर रहे थे। वही दूसरी तरफ राजावत कारपोरेशन में अधिराज के कैबिन में शिव बिना नॉक किए आता है। अधिराज जो अपना काम कर रहा था वह समझ जाता है कि आखिर कौन आया है। एक ही बदतमीज इंसान था जो बिना लॉक किया उसके कैबिन में घुस जाता था। शिव के आते ही और इतना गंभीर देख वह बोलता है, क्या हुआ, आज तुम बिन बुलाए मेहमान यहाँ पर आ गए, और वह भी तुम्हारे चेहरे पर इतना सीरियसनेस तुम्हारे चेहरे पर मैच नहीं कर रहा। ये सुन शिव चेयर पर बैठते हुए बोलता है, रजत मिश्रा तुमसे मिलने आया है। ये सुन अधिराज आंखें छोटी कर बोला, क्या तुम उसके रिश्तेदार हो या तुम मेरे असिस्टेंट जो तुम उसकी इन्फॉर्मेशन बन कर आए हो। ये सुनते ही शिव चिढ़कर बोलता है, बॉस, ना ही मैं कोई रिश्तेदार हूँ और ना ही मैं आपका असिस्टेंट, और खासकर मुझे आपका कोई असिस्टेंट बनना भी नहीं है। अधिराज कुछ कहता तभी शिव आगे बोलता है, वह अपने बेटों के मरने की बात का बतंगड़ बनाने आया है, क्योंकि उसके साथ एसीपी शिंदे भी है और मुझे रास्ते में ही दोनों दिख गए। कुछ देर में तुम्हारे असिस्टेंट का कॉल भी आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। ये बोलते हुए वह आराम से चेयर पर बैठ जाता है। अधिराज बोला, साला एक बात नहीं समझ आता है, यह एसीपी मेरे दरवाजे पर क्यों टपक पड़ता है। ये सुन शिव उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोलता है, क्योंकि यह सच भी तो है। हाँ, वह अलग बात है कि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये सुन अधिराज उसे घुरता है। तभी उसे रिसेप्शन से कॉल आता है और वही बात होती है जो शिव बोलता है। रिसेप्शनिस्ट बोली, सर, एसीपी सर के साथ साथ रजत मिश्रा आए हैं। ये सुन अधिराज बोलता है, उन्हें बहुत सलीके से अंदर भेजो, और साथ में वैभव भी बाहर से अंदर आता है। कुछ देर बाद एसीपी अभिराज को घूर रहा था। अधिराज लगभग 5 मिनट के बाद सिंधे से बोलता है, एसीपी मैं यहाँ पर तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ जो गाड़ी लेकर इधर उधर घूम दूसरे के काम के बीच में टांग गड़ाते हैं। मेरी भी खुद की कंपनी है और मैं काम करता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ड्यूटी के अलावा यदि नैन मटक्का करना हो तो जाकर किसी समुद्र के तट पर बैठो, जहाँ पर काफ़ी लड़कियाँ तुम्हें दिख जाएगी, या फिर किसी कोठे पर तुम्हें निहारने के लिए तुम्हें और बहुत सारी मिल जाएंगी। ये सुनते ही सिंधे बोलता है, मैं तुम्हारी तरह निहायती घटिया नहीं हूँ जो ऐसी हरकतें करो। ये सारी हरकतें तुम पर शोभा देती है। ये सुन अधिराज बोरियत भरे लहजे में वैभव को देख बोलता है, वैभव तुम्हें पहले ही पता कर लेना चाहिए था कि यह मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसे लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इसे किसी होटल में मिलता और उसकी अच्छे से बातें सुनता, कुछ सुनाता, और इसे जो करना होता मैं उसने भी कॉर्पोरेट करता। अधिराज की बेशर्मी भरी यह बात सुनते ही सिंधे जोर से उसके टेबल पर हाथ मारता है। उसके हाथ मारते ही अधिराज की तेज आवाज गुजती है, एसीपी विदेव योर सेल्फ। ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं है जो यहाँ पर अपने धौंस जमाए जा रहे हो। ये सुनते ही सोंधे गुस्से में उठते हुए बोलता है, तो ठीक है, सीधे सीधे बता दो क्यों मारा तुमने इसके बेटे को।
ये सुनते हैं अधिराज अजीब नजरों से देखते हुए बोला, कौन, किसका बेटा? ये सुनते ही सीधे अपने बगल में बैठे रजत पर इशारा करते हुए बोलता है, इसके बेटे। इसका आरोप है कि राजावत ने इसकी कंपनी से डील तोड़ उसने इसे कंगाल बनाया। ये सुनते ही अधिराज अपना माथा खुजलाते हुए घूर कर दरोगा को देखते हुए बोलता है, तुझे नहीं लगता एसीपी कि हमेशा तू बिना कोई जांच के किसी को भी अरेस्ट कर ले जाते हो? एक बार तूने मुझे एक केस में अरेस्ट किया था और जरा ये भी पता कर लिया होता कि आखिर राजावत ने इसे अपनी डील क्यों तोड़ी थी तो तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनते ही सिंधे उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि राजावत ने इससे डील तोड़ी थी क्योंकि तुम्हारे घर के एक लड़की पर इसके बेटों ने अपनी गलत नजर डाली थी। ये तुम सभी का कहना है, पर इसका कहना है कि उस लड़की ने खुद इसे सिड्यूस किया था। ये सुनते ही अधिराज की आंखें गुस्से से तमतमा जाता है। उसकी आंखों का रंग बदलते देख एसीपी मुस्कुराते हुए बोलता है, और उस लड़की की वजह से राधिका राजावत ने इससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। और सुनने में आया है जैसा कि तुम कह रहे हो मैं कोई चीज पता नहीं करता, पर मैंने पता किया तुम्हारे घर में वह लड़की जो रहती है, जो तुम्हारी माँ के असिस्टेंट की बेटी है, वह कल रात गायब थी और उसे तुम्हारी गोद में आते हुए मैंने देखा था। ये सब सुनते हुए अधिराज की आंखें गुस्से से लाल होने लगती है। एसीपी उसे और उकसाते हुए बोलता है, वैसे मैं पूछ सकता हूँ वह लड़की तुम्हारे घर में क्या करती है? तुम्हारा असिस्टेंट जो कि उसका भाई है, वह खुद इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, एक अच्छी खासी रकम तो मिलती ही होगी, उसके बावजूद उसकी बहन तुम्हारे घर में ये सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा कि तुम और तुम्हारी हरकतें हैं। तुम्हारा वह लड़की क्या नाम था? हाँ, अर्चना। सुनने में आया था उससे तुम्हारा रिलेशन था और तुम्हारा उससे शादी होने वाला था, और फिर तुम्हारा अचानक किसी और से शादी हो जाना, और फिर ये लड़की पर इससे ज्यादा कुछ कहता कि अधिराज गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, एसपी अपनी औकात में रह। लगता है तू अपने ही घर में ऐसे रिलेशन में रहता है, इसीलिए तुझे दूसरों की बातों की बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वैसे तुम्हारी तो एक बहन थी जो अब वह भी नहीं है। ये सुनते ही एसीपी का भी का खून खौल जाता है और वह वापस अधिराज का कॉलर पकड़ लेता है। वही रजत जो यहाँ पर अपने काम के लिए इस एसीपी को लेकर आया था, पर यहाँ पर तो देखने में कुछ और ही समझ आ रहा था। वही वैभव शिव को कुछ इशारा करता है तो शिव जो कब से सब देख रहा था उठता है और रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, ए मिश्रा जी चलिए हम आपको कुछ चाय पानी करवाते हैं। ये बोलते हुए उसे उठने को कहता है। रजत नहीं हिलता है तो शिव उसे जबरदस्ती उठाकर वहां से ले जाता है। उसके जाते ही वैभव उन दोनों को झटके में अलग करते हुए बोलता है, मिस्टर एसीपी मेरे हिसाब से यहाँ पर मेरी बहन की बात हो रही है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत जगह पर बात कर रहे हो? बात करना है तो मुझसे करो। मेरी बहन उस घर में बेटी होने के नाते रहती है, क्योंकि उस घर के लोग उसे बेटी मानते हैं, और मुझे नहीं लगता ऐसा भी कोई कानून है जहां एक लड़की किसी और के घर में नहीं रह सकती। एसीपी अपनी टोपी उठाकर वहां से जाते हुए बोलता है, जिस दिन सबूत मिला ना अधिराज, तुझे मैं दोबारा उस जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा। एक बात हमेशा याद रखना। ये सुनते हैं अधिराज उसे घुरते हुए बोला, बस सपने देखते रह जाना। ना तो तू मुझे कल उस जेल में रोक पाया, ना तो कभी आगे डाल पाएगा। ये कह वह एक अजीब सी हंसी के साथ उसे देखता है। एसीपी उसे घूर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अधिराज की आंखें सख्त हो जाती है और वह वैभव की तरफ देखकर बोलता है, पता करो इसे कैसे पता चला कि आरू गायब थी और मैं उसे अपने साथ लाया। इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी इसे और मेरे रिश्ते की भनक भी कैसे लगी? वैभव पहले ही जान गया था कि अधिराज उसे यह काम जरूर देगा। वह बोलता है, मैं शिव को इन्फॉर्मेशन दे दी है और मैं खुद इस बारे में पता करता हूँ। वही अधिराज कुछ सोचने लगता है। तभी वैभव उसे हिचकिचाते हुए बोलता है, अगर इस एसीपी को पता चला उसके बारे में तो? ये सुनते ही अधिराज बोलता है, अभी इसे ना ही पता चले तो अच्छा है, नहीं तो अभी बिना किसी वजह का फड़फड़ा रहा है, उसके बाद तो ये पूरा तांडव करेगा। फिर अधिराज अपने फोन पर किसी को कॉल लगाता है और वहीं दूसरी तरफ आरू का फोन लगातार बज रहा था, पर आरू तो आराम फरमा रही थी। वही उसके बगल में बैठी बरखा फोन रिसीव करती है तो उधर से अधिराज बोलता है, उसे कह देना शाम को तैयार रहे, मुझे उसे कहीं लेकर जाना है। ये बोल कॉल कट कर देता है। बरखा फोन देखते हुए ही खुद से बोलती है, इसे कैसे पता चला फोन मैंने उठाया है? वही अधिराज कुछ सोच रहा था। एपिसोड 164। अधिराज की गहरी नजरें, आरू की बड़ी दिल की धड़कन। शाम का वक्त। अधिराज राजावत मेंशन के बाहर कार से टिककर खड़ा था और वह आरू का इंतजार कर रहा था। वही आरू जिसको बरखा ने यह बात कह के अधिराज उसे कहीं ले जाना चाहता है। ये सुनकर आरू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आती है और वह खुद से ही निर्णय लेती है कि वह खुद को स्ट्रांग दिखाएंगी और वह बिल्कुल भी खुद को कमजोर नहीं दिखाएंगी। पर उसका मुंह तब उतरता है जब उसे सभी उसे एक अच्छे कपड़े की हिदायत देते हैं, जिनमें हर चीज फुल लेंथ थी। गर्मी का महीना आ चुका था, ठंडी में तो उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कवर कर कपड़े पहने थे। ऐसा नहीं है कि आरू को खुले कपड़े पसंद थे, पर बचपन से उसकी हर इच्छा को पूरा करते करते आरू को ऐसा कपड़ा पहनने की आदत हो गई थी। उसे फुल लेंथ में एक घुटन सी होने लगती थी, पर फिर भी उसने अधिराज के लिए बहुत तरह से खुद को बदला था, क्योंकि वह शादी के मायने समझती थी, सभी रिश्तों के मायने को समझती थी, क्योंकि उसने अपने अगल बगल जितनी भी रिश्ते देखे थे, एक पति पत्नी में एक खुशहाल रिश्ते देखे थे। इसलिए उसे भी समझ आता था, इसलिए वह हर कोशिश करती थी एक पत्नी फर्ज निभाने की।
बरखा और प्रीता की बहुत ज्यादा जबरदस्ती पर वह साड़ी को न पहनना डिसाइड करती है क्योंकि उसे नहीं पहनना था। उसने अपने लिए एक लॉन्ग सूट चूज किया जो कि मेहंदी कलर की थी। आरू के गोरे रंग के चेहरे पर मेहंदी कलर बेहद खूबसूरत लग रहा था। लॉन्ग सूट जो कि फुल स्लीव, पीछे डीप गला जो कि कमर तक थे, जो डोरियों के सहारे उसकी बैक थी और उसने साइड में दुपट्टा लिया हुआ था। आरू को देखते हुए प्रीता ने उसके बालों की चोटियां बना दी थी। ये देख आरू का मुंह फूल गया था और चोटी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही आरू को देख बरखा उसके हाथों में चूड़ियां पहना देती है। उसके बाद प्रीता उसे अच्छे से देखते हुए बोलती है, एक कमी है, ये कह वह अपने कमरे में जाती है और एक छोटी सी बिंदी ब्लैक कलर की उसे उसके गोरे से माथे पर लगा देती है। ये देख प्रीता बोलती है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल मेरी प्यारी भाभी। ये सुनते ही बरखा उसे घूरते हुए बोलती है, तुझे ये तेरी भाभी कहाँ से लगती है। ये सुनते ही प्रीता नासमझी में उसे देखती है तो बरखा कुछ इशारा करती है। ये देख प्रीता मुस्कुराकर वह उसे पढ़कर आईने के सामने बैठाते हुए बोलती है, तुझे अपने चेहरे में किस चीज की कमी लग रही है। आरू एक बार खुद को देखती है जिसमें वह बेहद संस्कारी टाइप खूबसूरत सी लग रही थी। ये देख वह शर्माते हुए बोलती है, क्या सच में ये मैं हूँ। ये सुनते ही दोनों बोलते हैं, हाँ बिल्कुल तू ही है। तभी आरू खुद को देखते हुए उसकी नज़र अपने सुनीमान पर पड़ती है तो वह मायूस हो जाती है। प्रीता और बरखा दोनों जानते थे। तभी दोनों ही उसके पास बैठते हुए बोलते हैं, तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है। माना कि तू कॉलेज में ये नहीं कर सकती, पर यह रात का समय है और तू अपने पति के साथ पहले डेट पर जा रही है। डेट। ये सुनते ही आरू की आंखें चमक जाती है और वह बोलती है, क्या मैं डेट पर जा रही हूँ। ये सुनकर दोनों कंधे उचकाते हुए बोलती है, अब मुझे ये तो नहीं पता, पर अब तुझे मेरे जीजाजी कहीं ले जाना चाहते हैं तो वह डेट ही होगा ना। ये सुन आरू मुस्कुरा देती है। तभी आरू अपने डेस्क खोल उसमें से अपने डिब्बी खोलती है और उसमें से एक चुटकी सिंदूर अपने माथे के बीचों बीच लगा देती है और वह अपने चेहरे को निहारने लगती है। सिंदूर पड़ते ही आरू एक नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। आरू की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं, फिर वह अपने आंसू पोंछकर उठकर खड़ी होते हुए बोलती है, देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। तुम सब खुद को देखो। तुम्हारे पास कोई पति भी नहीं है, मेरे पास तो एक हैंडसम सा बंदा है जो कि कितना हॉट है। ये सुनते ही दोनों उसे देखते हुए खुद से ही कहती है, इसके पहले तो पहनना नहीं चाहती थी, अब हमने तैयार कर दिया तो हमें ही सुना रही है। पर फिलहाल में उन दोनों को आरू की खुशी को कम नहीं करना था और दोनों ही उसे जाने को बोलते हैं। आरू बेहद खुशी से अपने दुपट्टे को लहराते हुए सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे जाती है। तभी उसे हाल में ही बैठे सभी लोग दिख जाते हैं क्योंकि कुछ देर बाद सभी दिन की तैयारी पर थे। तभी दादी पूछती है, बेटा कहाँ जा रही है आप। ये सुनते ही आरू कुछ जवाब देती उसके पहले ही पूजा बोलती है, अपने सया जी के साथ घूमने जा रही है, वह भी डेट पर। यह कह वह हंस देती है। तभी श्रुति बोलती है, अच्छा सुन, मेरे लिए वहां से कुछ खाने के लिए जरूर लाना। ये सुन आरू अभी जो पूजा की बातों पर शर्मा कर अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है, पर श्रुति की बात सुन उसको घूरते हुए बोलती है, तुझे भी खाना है तो तू भी एक बॉयफ्रेंड बना ले। ये बोल वह जाने लगती है। तभी एक तीखी आवाज से उसके कदम रुक जाते हैं, जो कोई और नहीं शिल्पा, जो अपनी आदतों से बाज नहीं आती। वह बोलती है, कितनी अजीब बात लड़की, अभी कल तुझे किसी ने किडनैप किया था, तुझे सही समय पर कोई नहीं बचाता तो तेरे साथ है न जाने क्या क्या होता, और अभी तू तो ऐसी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कितनी बेशरम हो तुम। ये सुनते ही आरू का पूरा चेहरा शांत हो जाता है। ये सुन सभी शिल्पा को देखने लगते हैं। तभी बाहर से आई हुई राधिका की आवाज आती है, अच्छा शिल्पा, मुझे तो यह नहीं पता था कि किसी की किडनैप होने के बाद उससे उसकी आज़ादी छीन ली जाती है, तो ऐसा तो तुम्हारे बेटी के साथ भी यही होना चाहिए था। ये सुनते ही शिल्पा का चेहरा उतर और गुस्सा दोनों हो जाता है। वही यह बात जब प्रीता सुनती है तो उसके अंदर एक कपकपी सी आ जाती है और वह दौड़कर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वही आरू को तो कुछ समझ नहीं आता। तभी पूजा बात संभालते हुए आरू से बोलती है, आरू अब आप जाए नहीं तो आप अपने पति का गुस्सा जानती है ना। आरू वहां से चली जाती है। वही राधिका शिल्पा को देखते हुए बोलती है, दिन के बाद मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही शिल्पा के हाथों की मुठियां कस जाती है। वही बाहर अधिराज, जो आज तक कभी किसी का इतना लंबा इंतजार नहीं किया था, वह अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सामने से कोई आता हुआ महसूस होता है। अभी जो वह अपने मोबाइल में देख था, वह अपनी नज़र उठाकर देखता है तो आरू को जल्दी जल्दी में भागते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पर मुस्कान के साथ साथ उसकी आंखें तो सिर्फ आरू पर ही टिकी थी, अब लग ही खूबसूरत रही थी। तभी आरू उसके पास आ जाती है। तभी अधिराज की नज़र आरू के उस माथे पर काली बिंदी और उसके मांग में सिंदूर पर जाती है तो उसे अपने अंदर एक अलग सी गुदगुदी का एहसास होता है। पर उससे पहले वह कुछ रिएक्ट करता आरू जाकर तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। ये देख अधिराज को याद आता है और वह खुद से बोलता है, बेवकूफ़ लड़की। वह भी जाकर गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आरू ये देख बोलती है, क्यों आज आपके आगे पीछे वह रोबोट नहीं चल रहा है। ये सुनते ही अधिराज अजीब नज़रों से उसे देखता है तो आरू उसे एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, वो जो चुपचाप बंदूक लिए खड़े होते हैं और एक ही दिशा में देखते हैं जैसे उन्हें कोई पनिशमेंट दी गई हो। आरू गार्ड की बात कर रही थी। दरअसल जब भी आरू अधिराज के आसपास होती थी तो उनके गार्ड आरू को एक नज़र उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करते थे।
पर आरू के अलावा हमेशा उनका सर घूमता रहता था और आरू को लगता था कि सारे गार्ड ऐसे ही रहते हैं। अधिराज कोई जवाब नहीं देता और गाड़ी को ड्राइव कर देता है। आरू को शिल्पा की कही भी बातें अभी भी याद थी, पर जैसे कि उसकी मानसिकता थी वह बातों को हमेशा लाइटली लेने की कोशिश करती थी और खुद में जीने वाली एक लड़की थी। वह उस बातों को इग्नोर करती है। रास्ते में इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा को वह अपने चेहरे पर फील कर रही थी। वही अधिराज की नज़र तो ड्राइविंग से ज्यादा उसके चेहरे पर थी। आरू की एक अलग ही खूबसूरती निखर रही थी। उसके चेहरे पर कुछ लटे जो हवा से बिखरे हुए थे वह एक अलग ही महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अभी के अभी आरू को अपनी बाहों में भर ले। वह आरू कहीं और ले जाना चाहता था, पर अब आरू के इस रूप में देख उसका मन कर रहा था कि वह उसे कहीं ना ले जाए और इन वादियों में उसके साथ एक सुकून का पल जिए। पर उसने किसी से प्रॉमिस किया था। वही आरू जब अपनी नज़रें अधिराज की तरफ करती है तो वह सकपका जाती है, क्योंकि अधिराज का देखना वह भी इतनी गहराई से उसे अंदर तक कपकपा जाती है। पहले तो वह इन नज़रों को पहचान नहीं पाती थी, पर जब से अधिराज और आरू एक दूसरे के बेहद करीब हो चुके थे वह इन नज़रों से अपने लिए चाहत आसानी से देख सकती थी। यह महसूस होते ही वह अपने हाथों को मसलने लगती है, उसे पसीना आने लगता है। अधिराज गाड़ी ड्राइव करते हुए आरू के हर एक हरकत पर नजर रख रहा था। तभी आरू माहौल को ठंडा करते हुए बोलती है, वह मुझे पानी पीना है। ये सुनते ही अधिराज और को पानी का बोतल देता है। आरू फटाक पानी का बोतल पकड़ती है तो उसके हाथ अधिराज के हाथ से टकरा जाती है, तो आरू के हाथ काम से जाते हैं और वह झटके में बोतल गिर जाती है। तभी वह जल्दी से बोतल उठाकर ढक्कन खोलती है और उसे पीने लगते हैं। पर अधिराज की नज़रों की तपीस वह खुद पर महसूस करती है तो वह फिर से एक बार के लिए हड़बड़ा जाती है और पानी उसके ऊपर ही गिर जाता है। अधिराज को आरू की इस हरकत पर हंसी आ जाती है। उसे महसूस होता है कि आरू की गाल पूरे लाल हो चुके हैं। आरू जो हमेशा उससे लड़ जाती थी, कुछ भी बोल जाती थी, पर अब बातों को समझते हुए और प्यार के एहसास के भाव को समझते हुए अब उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि माहौल ही ऐसा था और वह अधिराज के साथ अकेली थी। तभी पानी गिरने से अधिराज की नज़र आरू पर और गहरी हो जाती है। पानी गिरने से उसके गर्दन से होते हुए उसके सूट के ऊपर हिस्से पर गिर गया था, जिससे वह भीग सा गया था। यह महसूस होते ही उसके अंदर आरू की तलब सी होने लगी थी। वही आरू अधिराज की नज़रों से नजरें भी नहीं मिला रही थी। वह लगातार खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी और आंखें बंद करने पर उसे अधिराज की और अपनी हर बार की करीबी याद आ रही थी, जिससे वह घबराकर अपनी आंखें खोल दे रही थी। आज भी अधिराज की करीबी उसे हमेशा एक नया एहसास देती थी। तभी आरू कुछ कहती कि अधिराज गाड़ी रोक देता है। ये देख आरू अधिराज की तरफ देखकर बोलती है, क्या हुआ, हम पहुंच गए क्या? पर उससे पहले वह कुछ कहती कि उसे अधिराज की गर्म सांसें खुद पर महसूस होती है। यह महसूस होते ही वह झट से अपनी आंखें बंद कर देती है। अधिराज जो कुछ और मकसद से आया था, जो अपने आप को कंट्रोल कर, पर आरू के इन हरकतों पर उसे और भी ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगती है। पर फिर भी गहरी सांस लेकर वह आरू का दुपट्टा जो कि साइड था उसे एक तरफ और पिन करता है और उसका दुपट्टा दोनों तरफ हो जाता है, जिससे आरू के भीगे हुए आगे के भाग छुप जाते हैं। आरू अधिराज के ऐसा करने पर अपनी आंखें खोलती है और उसे देखते हुए कुछ बोलती है कि अचानक अधिराज उसके एकदम करीब आ जाता है, जिससे आरू की फिर से सांस ऊपर नीचे होने लगती है। तभी अधिराज उसे देख बोलता है, मिसेज राजावत, अगर आपको मेरे साथ कुछ करना है तो हम वह बाद में भी कर सकते हैं। अभी हम जिस काम के लिए आए हैं वहाँ चले। ये सुनते ही आरू हड़बड़ा जाती है और वह अधिराज को अपने पास से पुश कर देती है। इससे अधिराज की हंसी छूट जाती है, पर अधिराज ही जानता था उसने खुद को कैसे कंट्रोल किया था। आरू एक बार चारों तरफ देखती है तो वह एक छोटे से घर की तरफ आते हैं, जो बहुत बड़ा तो नहीं था पर बेहद खूबसूरत था। आरू बाहर निकलती है। वहां के अंधेरे को देख एक पल के लिए डर सी जाती है और वह बगल में खड़े अधिराज के हाथों को पकड़ लेती है। तभी अचानक उस घर के बाहर की लाइट जलती है और दरवाजा खुलता है और एक छोटा सा लड़का भागते हुए जाकर अधिराज के ऊपर चढ़ते हुए बोलता है, पापा। ये बोलते हुए उसके बाहों में झूल जाता है। वही अधिराज के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह उसे अपनी गोद में लिए बोलता है, कैसा है मेरा बच्चा? ये सुनते ही वह बच्चा जो कोई और नहीं रूहान था, वह हंसते हुए बोलता है, एम फाइन पापा, बस आपकी बहुत सारी याद आ रही थी। यह बोल अपने दोनों हाथों को दूर तक फैला देता है। ये सुन अधिराज मुस्कुरा देता है, पर इस बात पर ध्यान अधिराज का नहीं गया। उसी के बगल में खड़ी और उसे बेहद शिद्दत से घुरे जा रही थी और अधिराज के साथ साथ वह उस बच्चे यानी कि रूहान को भी। तभी रूहान की नज़र भी आरू पर जाती है और वह उसे देख बोलता है, अरे ब्यूटीफुल क्वीन आप। अपने लिए ये सुनते ही आरू खुश हो जाती है, पर अगले ही पल उसे याद आता है और वह रूहान को जबरदस्ती अधिराज की गोद से उतारते हुए और अधिराज को पकड़कर बोलती है, ये तुम्हारे कोई पापा नहीं है, यह मेरे हैं। ना समझ में बात ये बोल उसे घूरने लगती है। तभी रूहान अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोलता है, नहीं यह मेरे पापा है और आप इन्हें देखिए, यह वही है जो बेहद हैंडसम है और मैं बिल्कुल इन पर गया हूँ। ये सुन आरू अधिराज को छोड़ अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोलती है, ए गोलू मटोलू, तुम बिल्कुल मेरे पति जैसे नहीं हो। बस फिर क्या था, दोनों के बीच आंखों के घूरने वाला टशन चलने लगता है। ये देख अधिराज रूहान को अपने गोद में लिए बोलता है, चलो अंदर चलते हैं। ये बोल लेकर चला जाता है। वही रूहान उसे जीप दिखा देता है, जिससे आरू चिढ़ सी जाती है।
आरू मुंह बनाते हुए बोलती है, हाय रे मेरी जिंदगी कितनी झंड हो गई, एक तो मेरे पति का एक बच्चा भी है, ऊपर से मेरा पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। पर उसकी ऐसी दुख भरी कहानी सुनने वाला वहां पर अधिराज नहीं था। तभी वहां पर किसी और की आवाज आती है। ये सुनते ही आरू एक पल के लिए डर सी जाती है, तो बगल में अपने खड़े प्रीतम को देखकर गहरी सांस लेकर देखती है और बोलती है, भाई आप। ये सुन प्रीतम उसे अंदर ले जाते हुए बोलता है, चलिए भाभी जी, जिसने आपको लूटा है वह अंदर चला गया। ये सुनते ही आरू को याद आता है कि अभी अभी उसने क्या कहा। ये सोच बच्चों जैसा मुंह फुला लेती है और प्रीतम के पीछे चली जाती है। वही कुछ देर बाद अधिराज और प्रीतम दोनों ही किचन में थे और कुछ पका रहे थे। दरअसल अधिराज आरू का मूड ठीक करना चाहता था और वह उसके लिए कुछ करना चाहता था। उसके मन में आरू को अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाने का था, पर वह राजावत मेंशन में करने के मूड में नहीं था क्योंकि काफी सारे लोग थे। इत्तेफाक से रूहान का भी उससे फोन आया जिसमें वह उससे मिलने की जिद किया था, तो उसने यहीं पर उसने का डिसीजन लिया। यहाँ पर कुछ देर पहले ही आरू और रूहान में टशन चल रहा था, पर अब दोनों ही एक दूसरे के साथ किसी बच्चे की तरह खेल रहे थे। कभी पकड़म पकड़ाई खेलते तो कभी चोर पुलिस, जिसमें एक चोर बनता तो दूसरा नकली बंदूक से हाथों से बना उसके खोजकर उसे मारता। वही प्रीतम ये सब देखते हुए हंसते भी बोलता है, अधिराज रूहान का तो समझ में आता है, पर आरू तो उससे भी ज्यादा बच्ची लग रही है। ये बोल हंसते हुए बोलता है, वैसे मानना पड़ेगा सच में तूने बच्ची से शादी किया है। अधिराज जो अपने हाथों से आरू लिए डिनर तैयार कर रहा था, वह एक नजर आरू को देखता है जो रूहान के साथ खेल रही थी। वह उसे एकटक देखने लगता है। तभी प्रीतम अधिराज की नजरों में आरू के लिए एक बेइंतहा प्यार देख रहा था। ये देख वह कुछ सोचता है और फिर वह वहां से अधिराज को हिलाते हुए बोलता है, अपना डिनर देखो, कहीं ऐसा ना हो कि वह बेस्वाद हो जाए। ये सुन अधिराज होश में आता है। वही रूहान को प्रीतम अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, आरू मैं रूहान को नाइट ड्रेस पहना कर लाता हूँ, कुछ देर में हम डिनर करेंगे। ये सुन आरू मुस्कुरा देती है। प्रीतम रोहन को लेकर कमरे में चला जाता है। रोहन छटपटाता रह जाता है और बोलता है, मुझे उनके साथ खेलना है, आप मुझे छोड़ो। ये सुनते ही प्रियांशु उसे ले जाते हुए बोलता है, नहीं पहले चलकर कपड़े चेंज करो। वही आरू रोहन के जाने के बाद नजरें इधर उधर करती है तो उसे अधिराज किचन में दिखता है, तो आरू किचन में जाती है और अधिराज को खाना बनाते देख उसे देखने लगती है। तभी उसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी रहती है, तो एक्साइटेड होकर वह किचन में जाती है और ढके हुए सामानों को खोलकर देखने लगती है और खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है, छोले भटूरे। और चमकती आंखों से अधिराज को देखती है तो अधिराज उसके नाक खींचते हुए बोलता है, तुम्हें ये पसंद है ना। ये सुनते ही आरू जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है और जाकर अधिराज की गले लग जाती है। अभिराज 2 कदम पीछे हो जाता है क्योंकि वह भटूरे बनाने की तैयारी कर रहा था। वही आरू खुशी से गले लगती है और वह उसे देखते भी बोलती है, क्या आपको खाना भी बनाने आता है। पर अधिराज कोई जवाब नहीं देता, उसकी नजरें तो सिर्फ आरू के ऊपर थी। ये देखते ही अचानक आरू को समझ आता है, वह पीछे होने को होती है कि अधिराज उसे पीछे से कमर में हाथ डाल बांध लेता है और खुद के करीब कर लेता है। आरू उसे देखने लगती है। एपिसोड 165, प्यार करने वाले 2 और अधिराज सिंह राजावत 1। अब आगे आरू के ये कहने पर कि क्या यह उसके लिए है, अधिराज उसके नाक खींच लेता है। वह खुश होकर जाकर अधिराज के गले लग जाती है और बोलती है, मैं सच में बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं पता था आपको खाना भी बनाने आता है। अधिराज कुछ नहीं कहता। तभी आरू अधिराज से अलग हो जब अधिराज को देखती है तो उसकी फिर से नजरें अपने ऊपर टिकी देख आरू पीछे होने को होती है। अधिराज उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब खींच लेता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। आरू को देखते हुए उसके हाथ जो कमर पर थे उस पर चलने लगते हैं। यह महसूस होते ही आरू हड़बड़ाकर दूर होने को होती है, पर अधिराज उसे खुद से दूर नहीं करता बल्कि अपने एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाकर धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगता है। आरू अधिराज के करीबी को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अधिराज जो आरू के होठों के एकदम करीब पहुंचता है तो देखता है आरू की आंखें बंद थी। ये देख वह मुस्कुरा देता है और फिर आरू की होठों से छूते हुए अपने होठों को उसके कान के पास ले जाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था मिसेज राजावत, मेरी हल्की छुवन आपको इतनी मदहोश कर देती है कि आप तो एक ही पल में डेस्परेट हो जाती है। आरू के कान में जैसे ही यह बात जाती है आरू झट से अपनी आंखें खोलती है और अधिराज को दूर करने को होती है तो अधिराज हंसने लगता है। आरू उसे शर्म से उसके सीने में 2 मुक्की जलती है और बोली, डेविल आप बहुत बुरे हो। अधिराज हंसते हुए बोला, आई नो जान समथिंग से न्यू वर्ड। ये बोल उसका हाथ पकड़ घुमा देता है। अब आरू की पीठ अधिराज के सीने से सटी थी। अधिराज झुककर अपने हाथों में आटे की लोई लेकर उसे भटूरे में डालने लगता है। आरू भी अपना माइंड डाइवर्ट करते हुए उसके हाथ से बेलन लेकर उसको बेलने लगती है, पर मैदा का होने की वजह से वह बार बार सिकुड़ जा रहा था। ये देख आरू पपीसा फेस बनाकर अधिराज को देखती है तो अधिराज उसका हाथ पकड़कर उसे बताता है कि इसको ऐसे बेलते हैं और उसकी गर्दन पर चीन रख उससे बोलता है, वैसे मैंने आपका मूड ठीक करने के लिए बना तो दिया जरूर, पर यह सेहत के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, इसलिए इसे रोज रोज नहीं। आरू मुंह बना कुछ नहीं कहती और वह अधिराज साथ और प्यार को बहुत एंजॉय कर रही थी। पहले तो उसका मूड ऑफ हो गया था। उसने सोचा था कि अधिराज उसे डेट पर ले जा रहा है जहाँ कई सारी लाइट म्यूजिक भी चलेगी।
फूलों से बरसात होगी, वगैरह वगैरह उसने रास्ते में अपने दिमाग में सोच रखा था, पर अचानक सुनसान जगह को देख उसका सारा सपना टूट जाता है। पर अब उसे समझ आता है कि असल डेट तो एक दूसरे के साथ समय पास करना होता है। आरू बहुत अच्छा लग रहा था। वह अधिराज के साथ मिलकर बेहद खुशी से उसके साथ सीख भी रही थी, बना भी रही थी। अधिराज भी लगभग भटूरे बनाकर उसको प्लेट में रखने लगता है और अपने ऊपर से एप्रन हटाता है। उसके एप्रन हटाते ही आरू की नज़र अधिराज के ऊपर पड़ती है। व्हाइट शर्ट में उसके हमेशा की तरह खुले शर्ट के अंदर से उसकी झांकती मस्क्यूलर बॉडी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अधिराज सच में बेहद हैंडसम था, और इस समय तो वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथों की स्लीव को हमेशा की तरह मोड़ा हुआ था। गले में दिख रही एक गोल्ड चैन, हाथों में एक काफी महंगी वॉच जो उसके हाथों पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरू उसी को देखे जा रही थी। ये देख अधिराज उसके कान के पास झुक के बोलता है, डोंट वरी, इसे छूने का भी मौका दूंगा आज रात को। ये बोल उसके कान के ये लोब हल्का सा काट बाहर निकल जाता है, तो आरू के कान गर्म और लाल हो जाते हैं, और फिर अधिराज की बातों को दोहराते हुए बोलती है, आज रात यह महसूस होते ही वह काम सी जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजावत मेंशन में दिन के बाद, जैसा कि राधिका ने कहा था, शिल्पा को ना चाहते हुए भी राधिका के पास जाना था। वहां अंदर जाकर उसके सामने मुंह बनाकर बैठी हुई थी। ये देख राधिका उसे देखते हुए बोलती है, तुम्हें आरू से क्या प्रॉब्लम है? ये सुनते ही शिल्पा मुंह बना बोलती है, मुझे वो लड़की क्यों नहीं पसंद, ये बात आप भी जानती है क्योंकि वह उस रचना की बेटी है। ये सुनते ही राधिका बोलती है, रचना के साथ साथ आरू इस घर की बहू भी है, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। और तुम्हें पता है, इस घर को यदि कोई भी बदनाम करने की कोशिश करता है तो फिर उसके साथ क्या हश्र होता है। और मुझे इस घर का कोई भी इंसान यदि इस घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुनते ही शिल्पा हंसते हुए बोलती है, दीदी आप क्या बोल रही है? इस घर के इज्जत का खिलवाड़ उस लड़की ने की, मैंने नहीं। ये सुनते ही राधिका उसे देखते हुए बोली, क्या सच में? ये सुनते ही शिल्पा राधिका को देखने लगती है, क्योंकि राधिका ऐसी कोई बातें नहीं करती जिसमें कोई सबूत ना हो। ये सुनते ही उसके चेहरे के हाव भाव चेंज होते देख राधिका बोलती है, आरू कहाँ गई, कहाँ से आए? ये सब बात सिर्फ फैमिली को पता थी, और तुमने जो बाहर महिलाओं को इकट्ठा करके जो मोर्चा खुलवाने की कोशिश की थी, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ये सुनते ही शिल्पा स्तब्ध हो जाती है, जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। दरअसल हुआ यूं था कि आरू की बेइज्जती करवाने के लिए उसने अपनी किट्टी पार्टी वाली औरतों को और अगल बगल की औरतों को आरू की बदनामी करने के लिए अपने घर पर आने को बोला था। पर यह बात राधिका को भनक लग जाती है, क्योंकि राधिका को घर की इज्जत से कोई खेलवाड़ करे ये बिल्कुल नहीं पसंद। उसने अपने बॉडीगार्ड से उन औरतों को अंदर आने ही नहीं दिया था। ये याद आते ही शिल्पा खुद से कहती है, इन्हें कैसे पता चला? वह अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है। ये देख राधिका थोड़ी गुस्से में बोलती है, ये तुम्हारी आखिरी गलती माफ कर रही हूँ, क्योंकि इस घर की बहू हो पर यदि तुमने मेरी बहू या बेटी के साथ कुछ भी अपनी बहू की हरकतें करने की कोशिश की तो तुम्हें इस घर में जैसे ला सकती हूँ वैसे ही निकल भी सकती हूँ। ये सुनते ही शिल्पा एक पल के लिए दहल और गुस्सा दोनों हो जाती है। वह राधिका को देखकर कहती है, दीदी यह मेरा भी घर है, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती। ये सुनते ही राधिका अजीब सी स्माइल के साथ बोलती है, ये तुम्हारा घर है क्योंकि यह तुम्हारे पति का घर है, पर मैं यदि कहूंगी तुम्हारा पति ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर चला आएगा, क्योंकि वह तो कब का तैयार है, मेरी वजह से रुका है, तो फिर तुम क्या कहोगी? ये सुनते ही शिल्पा चुप हो जाती है और वह उठकर वहां से गुस्से में चली जाती है। वही राधिका अपना सर पीछे टिका देती है। वह बिजनेस क्या छोड़ी थी, घर और बाहर के माहौल में एकदम फंस चुकी थी। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके सर को दबा रहा है। ये देखते ही वह अपनी नजर ऊपर करती है तो वहां पर विक्रम को पाती है। विक्रम को देख फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। लगभग 5 मिनट बाद विक्रम उसके सिर की ऐसे ही मसाज करता रहता है। कुछ देर बाद राधिका को बेटर फील होता है तो वह उसके हाथों को पकड़ अपने होठों से लगा लेती है और अपना सर सोफे से टिका देती है। ये देख विक्रम उसे देखते हुए बोलता है, इसीलिए कहता हूँ इतनी टेंशन मत लिया करो। राधिका गहरी सांस लेती है। तभी विक्रम बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रीतम के घर पर इस समय सभी वहां पर डिनर कर चुके थे, या फिर यह कहा जाए प्रीतम और अधिराज डिनर कर चुके थे, पर वही आरू और रोहन दोनों ही काफी मस्ती से चटकारे लेकर खाना खा रहे थे। ये देख प्रियांशु प्रीतम अधिराज की तरफ झुकते हुए बोलता है, यार खाती है तो उसके पेट में जाता कहाँ है? ये सुन अधिराज उसे घुरता है तो फिर प्रीतम हड़बड़ाते हुए बोलता है, मेरे कहने का मतलब देखना, हम दोनों ने भी जितना नहीं खाया उतना तो उसने खाया, और फिर भी इतनी पतली और ना ही कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ। ये सुन अधिराज फिर से उसे घुरता है तो तभी प्रीतम समझ जाता है। उसे याद आता है कि बातों ही बातों में उसने आरू की साइज की बात कर दी थी। वह चुपचाप सीधे बैठ जाता है। वही अधिराज आरू और रोहान को टोकते हुए बोलता है, अभी तुम दोनों को और कितना खाना है? ये सुनते ही आरू अधिराज को देखते हुए बोलती है, देविल अब तो जब भी मुझे छोले भटूरे खाना होगा मैं आप ही के हाथों का खाऊंगी, क्या टेस्टी बनाते हो आप। ये सुन प्रीतम को हंसी आ जाती है। तभी आरू एक बाइट मुंह में भर बोलती है तो अधिराज उसे आंखों से ही घूरता है, पर वह आगे पूछती है, वैसे आपने ये खाना बनाना कहाँ से सीखा? ये सुनते ही अधिराज जो अभी आरू की छोटी छोटी हरकतों पर खुशी में था, अचानक उसकी आंखें सख्त हो जाती है।
ये देख प्रीतम अधिराज को देखने लगता है, तो अधिराज उठकर वहां से बाहर चला जाता है। प्रीतम बोलता है तुम दोनों एंजॉय करो, हम टहल करते हैं। ये बोल प्रीतम भी वहां से चला जाता है। आरू और रोहान दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर हंसते हुए बोलते हैं अच्छा हुआ ये दोनों चले गए, कब से हमारे खाने पर नजर गड़ाए थे। ये कह दोनों एक दूसरे को ताली बजाते हैं और फिर बचे हुए खाने को खाने लगते हैं। वही घर के बाहर अधिराज चुपचाप खड़ा बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवा को खुद पर महसूस कर रहा था। पर हवा जितनी उसके शरीर पर शांत सी महसूस हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा अंदर एक अजीब सा उथल पुथल था। प्रीतम भी उसी के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही शांत रहते हैं। फिर चुप्पी को तोड़ते हुए प्रीतम बोलता है क्या तू अभी भी उससे प्यार करता है? प्यार? अचानक प्रीतम का ऐसा बोलना अधिराज उसे देखने लगता है। उसने उम्मीद नहीं की थी प्रीतम कुछ ऐसा सवाल करेगा, पर अधिराज जवाब नहीं देगा जैसा कि प्रीतम को पहले से ही उम्मीद थी। पर प्रीतम सामने उसे चांद को देखते हुए बोलता है तुम्हें पता है, तूने जब मुझे उस दिन ये बात बोल कि मैं स्वरा को भूल जाऊं तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मन कर रहा था तेरा सर फोड़ दूं। लेकिन जब तेरी कही हुई बातों को मैंने गहराई से सोचा तो मुझे भी सही लगा। मैं कॉलेज के पहले दिन ही स्वरा से अट्रैक्ट हो गया था, या मैं ये कहूं कि मैं उसके प्यार में पड़ गया था। स्वरा जैसी खूबसूरत लड़की और मासूम चंचल सी लड़की से सिर्फ मैं नहीं, न जाने कितने लोग प्यार में पड़ गए। उनमें से एक था विराट। हम दोनों ही स्वरा को लेकर एक दूसरे से लड़ते थे क्योंकि स्वरा मुझे भी पसंद थी और उसे भी। पर विराट कितनी ज्यादा जिद था ये तो तू भी जानता था। पर विराट की जिद तब बड़ी जो हम दोनों ने नहीं सोचा था वह हुआ। स्वरा ही किसी और को पसंद करती थी और हमारे लिए स्वरा बहुत कीमती थी, क्योंकि हम लड़कों में वह हमारी पहली छोटी और क्यूट सी फ्रेंड थी। और वह भी प्यार किससे करती थी? विराट के ही भाई ऋषु से। फिर मैं तो ऋषु के खातिर स्वरा के खातिर अपने कदम पीछे लिया, पर विराट ने अपनी जिद और जुनून नहीं छोड़ी। हमारे लिए जितनी स्वरा इंपॉर्टेंट थी उतना ही ऋषु। आखिर विराट स्वरा के साथ जबरदस्ती कर उसे अपने पास रखने की कोशिश करने लगा। आखिर था एक गैंगस्टर का बेटा, पर उसी के विपरीत ऋषु एक शार्प माइंड लड़का था, जो इन खून खराबी से दूर वह आर्मी में जाना चाहता था, जो उसके पिता को नहीं पसंद थी और उसमें उसका स्वरा ने साथ दिया, जिस वजह से उसके घर वाले स्वरा की और दुश्मन बन गया। और कहते हैं ना, एक गैंगस्टर और एक आर्मी ऑफिसर के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाता है। वह स्वरा को मारकर ऋषु को अपने बस में करना चाहते थे, पर तुमने शादी कराकर उसे उन सभी से दूर कर दिया। पर विराट की जुनूनियत नहीं गई और नहीं मेरी, पर स्वरा तो हमेशा से उसी से प्यार करती थी। ये सुन अधिराज उससे बोलता है तू कहना क्या चाहता है? ये सुन प्रीतम बोलता है मैं तुझसे यही कहना चाहता हूँ, हम लोग के बीच में स्वरा सिर्फ एक थी जिससे हर कोई प्यार करता था, पर स्वरा किसी एक से प्यार करती थी। अधिराज उसकी तरफ नासमझी में देखता है तो प्रीतम बोलता है पर यहाँ तू यानी अधिराज सिंह राजावत सिर्फ एक है, पर तुझे प्यार करने वाली वह भी जुनूनियत से दो है। ये सुनते ही अधिराज के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। तभी उसे प्रीतम देखते हुए बोलता है तुझे कड़वी लगेगी पर यह सच्चाई है। अब तेरे सिचुएशन में यह है कि तू किससे प्यार करता है। तू रावी से भी बहुत प्यार करता था और तेरी आंखों में आरू के लिए भी बेइंतहा प्यार है। ये सुनते ही अधिराज उसे देखता है तो प्रीतम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है पर तेरी सिचुएशन अलग है। आज तू शादीशुदा है, कल को जब आरू को तेरे और रावी के रिश्ते के बारे में पता चलेगा, उसे जब पता चलेगा जिससे वह इतना पागलों की तरह प्यार करती है वह किसी और से प्यार करता था या उसका सामना रावी से होगा, तो उसे सिर्फ एक चीज मजबूती दे सकती है। अधिराज प्रीतम को देखता है तो प्रीतम उसके सामने आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला और वह है तेरा विश्वास और तेरा प्यार। प्रीतम एक गहरी सांस लेकर बोला यदि तू अपने प्यार पर उसे विश्वास दिलाएगा, उसे अपने प्यार का एहसास करवाएगा, तो उसे नहीं कोई रावी, नहीं कोई तेरी पास कभी भी इफेक्ट नहीं करेगी। आई होप मेरी बातों को तू समझ गया। मेरी बातों को गहराई से सोचना। ये बोल वह जाने लगता है, फिर रुक कर बोलता है और मैं भी अपने पास्ट को भूलना चाहता हूँ। स्वरा को भूल मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। उम्मीद करूंगा तेरी तरह मेरी लाइफ में भी कोई आरू जैसी लड़की आए जो मेरी जिंदगी में एक खुशी लाए और मैं उसे अपनी जिंदगी के आने का इंतजार करूंगा। ये बोल वह चला जाता है। अधिराज प्रीतम की कही हुई बातों को सोचता है और यह सच भी था, रावी उसकी जीवन की एक अहम लड़की थी और शायद है भी। जब से रावी के बारे में उसने बहुत कुछ जाना है, उससे नफरत करने की वजह खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसे रावी के बारे में सारी सच्चाई पता चली, जिस वजह से उससे नफरत करता था। रानी उसके जीवन की एक हिस्सा थी जो आज भी है। आज वो एक दोराहे पर खड़ा था क्योंकि उसके साथ उसकी एक जिंदगी आरू से जुड़ चुकी थी। वो लड़की जिसके बिना अगर रहना चाहे तो नहीं रह पाएगा। तभी उसे आरू का ख्याल आता है और वह वापस घर के अंदर चला जाता है। अधिराज जब अपने कमरे में जाता है तो उसे आरू कहीं नहीं दिखती। ये देख अपनी नजरें इधर उधर करता है और बाहर आता है। वह समझ जाता है कि आरू इस समय कहाँ होगी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि आरू उससे बचने के लिए इधर उधर कहीं ना कहीं टाइम पास करी होगी। उसकी हरकत पर अधिराज को हंसी आ जाती है। वही आरू छत पर कब से अपने दुपट्टे को मुंह में रख चबाए जा रही थी। अधिराज के दिन भर की हरकतों को याद कर और फिर कार में अधिराज की नजरें किचन में उसका पास आना, खाते हुए भी उसे ही देखना, ये सब याद आते हैं। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी।
ऐसा नहीं था कि वह और अधिराज एक दूसरे के पास नहीं आए थे, पर न जाने क्यों आज अधिराज की नज़रों में कुछ ऐसा था जो वह समझ में नहीं पा रही थी और घबरा भी रही थी। वही अधिराज सीढ़ी के डोर पर खड़ा आरू को ही देख रहा था। आरू ने इस समय अपने बालों को खुला छोड़ा था जो हवा से उड़ते हुए बाल उसके लहरा रहे थे। तभी अचानक एक बार बिजली जोर से कड़कती है और बारिश के बूंदे जमीन पर धीरे धीरे बिखरने लगती है।